Assalamu alaikum everybody. Welcome to my first ever. Assalamu alaikum everybody. I hope everybody is well. Assalamu alaikum students. I hope everybody is well. This is your tutor here. Assalamu alaikum everybody. I hope everybody is well. Welcome to the first lecture for the contract law syllabus and course. And inshallah, I will take you on with me on this journey of a wonderful year that is ahead of you. And inshallah, you guys will do great. My goal here is to help you guys understand contract law and specifically जो मेरा काम है या जो मेरा मोटो है वो बहुत सिंपल है। वो ये है कि आपको मैंने बहुत क्लियर बहुत सिंपल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लॉ सिखाना है सो दैट यू विल नॉट हैव अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन योर सेल्फ एंड बहुत ईजीली बहुत कॉन्सेप्ट को बहुत ईजी करके बहुत बाइफरकेट करके आसान तरीके से आपको समझाना है सो दैट यू कैन एस योर एग्जाम्स लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ आई एम रोहान आई एम country distinction holder in A levels law. I have done my LLB as well from the University of London and my LLM from the University of London Queensberry. um, मेरी I have a 2-1 in my LLB and I topped 6 countries in my A level law. So welcome. I hope you guys know me from AS level. So let's just get right into it. Today जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट लॉ में वो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. Again, if you know me from before, you'll know I like to keep things very simple, very concise. जो मैं आपको बताऊंगा वो एग्ज़ाम में आपने लिखना है, जो मैं आपको नहीं बताऊंगा वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा. दिस इज़ माई गारंटी टू यू. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ जी. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. सबसे पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता क्या है. सो ऑफर किसी चीज़ की आप डिमांड करते हैं, किसी को कहते हैं कि यार ये मुझे चीज़ चाहिए, उसकी एक्सेप्टेंस आपके पास आती है. वो कहता है कि ठीक है मैं आपसे चीज़ ले लूँगा इतने रुपए की और आप वो डील करते हो. दैट्स योर ऑफर एक्सेप्टेंस. एंड इसमें आप अपना कुछ अमाउंट पैसे दे देते हो, वो आपको चीज़ दे देता है, अग्रीमेंट हो जाता है. एंड इसको आप लीगल ज़ुबान में कहते हैं agreement. So this is an agreement where there is an offer, there is acceptance, and then there is exchange of money or anything that has value. तो इसको हम कहेंगे ऑफर एक्सेप्टेंस एंड देन आपकी एग्रीमेंट. सो चैप्टर जो है इसके 15-16 सब हेडिंग्स हैं जो हमने बहुत सारी बहुत थोड़ी थोड़ी देखनी है. एंड उसके साथ चलते हैं. सो लेट्स जस्ट गेट इनटू इट डायरेक्टली. सो दे आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. अब अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बोथ ऑफ दीज मीन द सेम थिंग. सो essentially an agreement and a contract is the same thing. They're just two different words for your purpose. हाँ प्रैक्टिस में थोड़ा सा फ़र्क है बट फॉर योर एग्ज़ाम जस्ट यू नीड टू नो दैट दे बोथ आर द सेम थिंग्स. बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स. अब कॉन्ट्रैक्ट्स की भी आगे टाइप्स होती हैं. दो मेजर टाइप्स होती हैं. सबसे पहली टाइप है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड देन यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है जब दो लोग मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट एक ही टाइम पर अग्री करते हैं. सो इसकी मिसाल आपको देता हूँ. So let's say two friends, they meet each other. One friend says कि you know what, I want to buy your phone. So let's say it's an iPhone 10, iPhone X. वो उसे कहता है मुझे आपके iPhone X चाहिए. और वो आपका फ्रेंड जवाब देता है कि मैं 50,000 रुपीज़ पे आपको ये बेच दूंगा. यू से परफेक्ट, दैट्स फाइन फॉर मी. 50,000 रुपीज़ दिए, उधर ही iPhone X एक्सचेंज हुआ. बोथ पार्टीज़ ने सेम टाइम पे वो किया, एग्रीमेंट की. एंड दोनों पार्टीज़ को अपनी डील मिल गई. सो जो एलिमेंट्स हैं बायलैटरल का मतलब क्या है. जहाँ दो पार्टीज़ होती हैं. सो टू पार्टीज़ आर आर अ मस्ट ऑन दैट मोमेंट. और वो कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली इफेक्टिव हो जाता है क्योंकि एक्सचेंज ऑफ मनी हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ फ़ोन हो जाता है. सो ए अग्रीज टू सेल गुड्स एंड बी अग्रीज टू पे. सो वेरी सिंपल. बायलैटरल जहाँ दो पार्टीज़ हैं. यूनिलैटरल इज़ वेयर वन पार्टी मेक्स द एक्शन. So, unilateral contracts are a exchange of promise for an act. Only one party is bound at the outset. So, for example, rewards for returning lost property. बहुत सिंपल है. लेट्स से यही आईफोन एक्स की एग्जांपल लेते हैं. आपका आईफोन एक्स गुम गया. आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर
लिखा कि एनीबडी हु फाइंड्स माई आईफोन एक्स विल गेट अ रिवॉर्ड ऑफ 10,000 रुपीज़। ठीक। नाउ व्हाट हैव यू डन? यू हैव इनिशिएटेड अ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट आपने अपनी तरफ से एक ऑफर मेक कर दी। सो यू हैव यूनिलैटरली entered into entered into your part of the agreement। अब ये बायलैटरल क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरी पार्टी तो हमें आइडेंटिफाई नहीं हुई, वी डोंट इवन नो कि दूसरी पार्टी है कौन सी। हमें सिर्फ ये पता है कि एक पार्टी है जो इंटरेस्टेड है इन एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। सो यूनिलैटरल इज ऑलवेज स्टार्टेड ऑफ बाय ओनली वन पार्टी। दूसरी पार्टी हमें पता ही नहीं होती, हमें आइडिया ही नहीं होता कि दूसरी पार्टी कौन सी है। सो रिवॉर्ड फॉर रिटर्निंग लॉस्ट प्रॉपर्टी इज अ प्राइम एग्जाम्पल। अब नो ऑब्लिगेशन ऑन एनी वन टू परफॉर्म द एक्ट। बहुत सिंपल है। मैंने कहा 10,000 रुपये दूंगा अगर किसी ने मुझे मेरा फ़ोन लौटाया। नाउ लेट्स से वो कोई मिला ही नहीं, नो बडी वॉज एबल टू फाइंड द फ़ोन। तो कोई क्लेम कर सकता है कि आपने 10,000 रुपये बोले थे, अब पैसे दो? नहीं, क्योंकि जो दूसरी पार्टी है उसने तो एक्ट ही नहीं किया, किसी ने फ़ोन ला के ही नहीं दिया। हाँ, अगर दूसरी पार्टी विद इन द टाइम लिमिट, विद इन द रिक्वायरमेंट्स उसको वो 10,000 फ़ोन लेके दे देती तो वो 10,000 रुपये उसके ऊपर ऑब्लिगेटेड थे। सो तब तक बाउंड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट जब तक दूसरी पार्टी मीट नहीं कर लेती उसके रिक्वायरमेंट्स। सो देर इज़ नो ऑब्जेक्शन ऑन एनी वन टू परफॉर्म दिस एक्ट। पॉइंट नंबर 2 ये है कि किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपने ये ढूंढ के ही देना है, इट्स वॉलंटरी। वेर एज बायलैटरल में एक प्रॉमिस है कि मैं आपसे फ़ोन लूँगा, आप कहते हैं मैं आपको 50,000 दूंगा। सो दैट अगेन दिस इज़ नॉट अ की पार्ट ऑफ योर एग्जाम। ये आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, वेर इज़ गुड फॉर यू टू नो। अच्छा, अब आ जाते हैं जो आपका ऑब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ अग्रीमेंट। कोर्ट्स अप्लाई एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट नॉट सब्जेक्टिव इंटेंशंस। अब जब एक डिस्प्यूट अराइज करता है, अगेन दिस इज नॉट मेन पार्ट ऑफ योर एग्जाम बट आई एम गोइंग टू क्विकली स्किम थ्रू दिस। जब एक अग्रीमेंट का डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है, सो लेट्स से यू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद समबडी, और आप कहते हैं कि यार मैं आपको अपनी सर्विसेज ऑफर करूँगा फॉर दिस मंथ, और आप मुझे 40,000 रुपीज़ फॉर माई जॉब ऑफर करेंगे। सो लेट्स से यू मैनेज समबडी सोशल मीडिया। आप अपनी सर्विस करते हो, एट द एंड ऑफ द मंथ वो आपको कहता है कि तुम्हारी सब सर्विस अप टू द पार नहीं थी, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू पे यू योर 40,000 एंड यू कैन लीव। जब डिस्प्यूट राइज होता है तो आपने, अदालत ने क्या देख के करना होता है? अदालत ये देखती है कि एक रीजनेबल इंसान क्या ये हरकत करता जो आपके एम्प्लॉयर ने किया। सो अ रीजनेबली माइंडेड, अ रैशनल माइंडेड ह्यूमन बीइंग, वुड ही एक्ट इन द सेम वे दैट यू आर एक्टिंग? दैट्स द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड। सो एक रीजनेबल मैन टेस्ट होता है। सब्जेक्टिव टेस्ट वो होता है कि जब आप देखते हैं कि क्या उस इंसान खुद ने ये बिलीव किया है कि जो मैं कर रहा हूँ वो रीजनेबल है या नहीं। सो इफ़ द एम्प्लॉयर एक्चुअली बिलीव्स इन हिज ओन सेल्फ कि जो मैंने इसके 40,000 रोके हैं ये मैंने ठीक किया है, देन दैट्स द सब्जेक्टिव टेस्ट। और आप सब्जेक्टिवली चीज़ को देख रहे हो, मतलब आप उस इंसान के अंदर झांक के देख रहे हो। ऑब्जेक्टिव में आप इंसान के ऊपर नहीं देखते, आप सिर्फ ये देखते हो कि एक रीजनेबल बंदा क्या करता। सो दैट इज़ दैट। यू कैन गिव दिस रीड, जो मैंने आपको केसेस दिए हुए, बट अगेन दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, इसको आप इजीली स्किप कर सकते हैं। अच्छा, similar with this. I have given this to you so you can just skim through this. I'll pause for a minute and you can just skim through this. But again, this is not part of your exam. आपकी syllabus का हिस्सा है, तो मैं आपको I'm letting you give this a read. So you can pause this and give this a read. अच्छा जी, अब आ जाते हैं द मेन पार्ट। नाउ दिस इज़ द एग्जामिनेबल पार्ट ऑफ योर कोर्स। व्हाट इज़ एन ऑफर? मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, बट द लीगल डेफिनेशन इज़ कि आप एक इंसान को कहते हो कि मैं इस चीज़ को बेचना चाहता हूँ एंड मैं ये 30,000 रुपये पे बेचूंगा। सो आई एम ऑफरिंग द पर्सन टू बाय माई प्रोडक्ट फॉर 30,000 और 50,000 रुपीज़। तो इसमें क्या एलिमेंट्स होते हैं? सबसे पहला एलिमेंट है ए क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरा एक क्लियर एक्सप्रेशन है जिससे मैं दूसरे इंसान को बोल रहा हूँ कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होना चाहता हूँ। जहाँ आपको लगे कि कॉन्ट्रैक्ट वर्ड थोड़ा कंफ्यूजिंग है, यू कैन सिंपली से जहाँ मैं एक डील में इंटर होना चाहता हूँ।
मैं एक दूसरे इंसान को बताता हूँ कि मेरी एक्शन ऐसे होता है, मेरा एक्सप्रेशन ऐसा है कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहता हूँ। सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ ऑन स्पेसिफिक टर्म्स, कि ख़ास टर्म्स के ऊपर मैं करना चाहता हूँ। ये नहीं कि सो लेट्स से वन फ्रेंड टेल्स द अदर फ्रेंड, यू नो व्हाट, आई वांट टू बाय अ फोन, दिस इज नॉट, या आई वांट टू सेल माय फोन, जस्ट रैंडमली, यू नो, हेयर से में कितने लोग कहते हैं मैं अपना फ़ोन बेचना चाहता हूँ, एंड दैट्स जस्ट अ रैंडम स्टेटमेंट, दैट्स नॉट विलिंगनेस टू एंटर इनटू अ प्रॉपर डील। तो स्पेसिफिक टर्म्स होनी चाहिए, इंटेंडेड टू बी बाइंडिंग अपॉन एक्सेप्टेंस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये एक ऑफर को एक और एक लेमैन स्टेटमेंट को डिफरेंशिएट करती है। तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिस वक्त मैं वो जुमला बोल रहा हूँ, उस वक्त मैं रेडी हूँ टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। सो अगर मैं एक रैंडम जुमला बोल रहा हूँ कि हाँ यार मैंने अपना फ़ोन बेचना है, दिस इज़ नॉट माई इंटेंशन टू हैव द कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग ऑन मी, नो, दिस इज़ अ लेमैन सेंटेंस। जब मैं ये कहता हूँ कि आई नीड 30,000 रुपीज़ फॉर माई फ़ोन, सामने वाला बंदा कहता है यस, मैं उसी वक्त उसको फ़ोन दे दूँ, दैट्स माई इंटेंट टू बी बाइंडिंग, फॉर द स्टेटमेंट टू बी बाइंडिंग ऑन मी। तो वो इंटेंट बहुत ज़रूरी है, एंड जहाँ नो फर्दर नेगोशिएशन इज़ रिक्वायर्ड, कि वो देयर एंड देन चीज़ कंफर्म हो जाती है। सो दैट्स दैट। अब ऑफ़र में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक डिफरेंशिएटर है। डिफरेंशिएटर है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ इनविटेशन टू ट्रीट। अब जहाँ ऑफ़र नहीं होती, जहाँ ये चार रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, वहाँ एन मुमकिन है कि आपकी इनविटेशन टू ट्रीट हो। अब इनविटेशन टू ट्रीट क्या होती है? इनविटेशन टू ट्रीट ये होती है कि मैं किसी को कहूँ कि मैंने अपना फ़ोन बेचना है, तो अगर किसी को लेना है वो मुझे अपनी प्राइसेस बता दे। नाउ दिस इज़ नॉट एन ऑफर बिकॉज क्लियर टर्म नहीं है, पहली बात। तो ये क्लियर टर्म नहीं है, हमें नहीं पता कि फ़ोन कितने का है, कितने का बेचोगे, सो दिस नॉट क्लियर। लेकिन इसमें अदर एलिमेंट्स हैं, सच एज एक्सप्रेशन टू विलिंगनेस टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें बाइंडिंग अपॉन एक्सेप्टेंस है। सो दिस इज नॉट एन ऑफर, बट इट बिकम्स, इफ इट्स नॉट एन ऑफर इट बिकम्स एन इनविटेशन टू ट्रीट। अब इनविटेशन टू ट्रीट का क्या मतलब है? किसी ने बोला कि आई वांट टू सेल माय फोन, हु इज़ गोइंग टू बाय इट एंड फॉर व्हाट प्राइस। अब लेट से बंदा कहता है आई विल पे 40,000। ठीक है, आपको एक बंदे ने कहा 40,000, आपने कहा नो, आई एम नॉट गोइंग टू सेल इट फॉर 40,000। नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड? सवाल मैं आपसे पूछूंगा, एंड यू कैन पॉज दिस वीडियो आफ्टर माई क्वेश्चन एंड ट्राई एंड आंसर इट। ऑफर इस सिचुएशन में किसने दी? डिड द पर्सन जिसने शुरू में बोला, आपने बोला कि मैं अपना फ़ोन बेचना चाहता हूँ, कोई मुझे इसकी प्राइस बता के ले ले, क्या ये ऑफ़र थी? ये ऑफ़र थी कि जो बंदे ने बोला कि मैं 30,000 रुपये पे तुम्हारा फ़ोन ख़रीदता हूँ, 40,000 रुपये का फ़ोन ख़रीदता हूँ। सो द करेक्ट आंसर इज़ कि दूसरे बंदे ने ऑफ़र की, आपने उसको इनवाइट किया कि तुम अपनी ऑफ़र दो, मैं उसको ट्रीट करता हूँ, एज इन मैं उसको अटेंड करता हूँ। सो इनविटेशन टू ट्रीट में आप दूसरे बंदे से ऑफ़र मंगवाते हो। इसके एग्जांपल्स हैं स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। सिंपल है, आपने जिसमें इस मिसाल में मैंने आपको बता दिया, आपने एक फ्यूचर इंटेंशन इंडिकेट की कि यार मुझे अच्छी ऑफ़र आई तो मैं अपना फ़ोन बेच दूंगा। सो आपने फ्यूचर की एक इंटेंट की, आपने की, नॉट अ प्रॉमिस। आपने किसी को प्रॉमिस नहीं किया कि मैं ये फ़ोन अभी के अभी बेचूंगा, नहीं, मैं ऑफ़र सुनूंगा फिर बेचूंगा। सो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट नंबर वन फॉर इन्विटेशन टू ट्रीट। सेकंड, सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन मेयरली प्रोवाइड्स फैक्ट्स, तो मैंने फैक्ट बता दिया, ये मेरा आईफोन एक्स है, किसी ने ख़रीदना है तो बताए। नॉट एक्ट इंटेंडेड टू बी एक्टेड अपॉन। दूसरा है कि इसके ऊपर एक्ट होना ज़रूरी नहीं है, कि अगर मैं ये एक स्टेटमेंट दे दूं, अब ज़रूर नेसेसरी नहीं है कि इसमें मैं चाहूँ कि कोई एक्ट भी करे, राइट? सो ये है लोएस्ट प्राइस स्टेटमेंट। ये हार्वी वर्सेस फेसी का केस है, इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट केस, सो यू कैन जस्ट मेंशन इट अंडर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड देन देर इज ऑब्वियसली इनविटेशन टू ट्रीट, जो मैंने आपको बता दिया। सो ये तरीके होते हैं। एक आपकी आ जाती है जहाँ ऑफ़र नहीं होती, तो एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट आ जाती है, विच इज़ जिसमें आप सिर्फ इंटेंट कर रहे हो, इट्स नॉट अ प्रॉमिस। तो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूँ,
अगर सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं है। अगर ये सिर्फ सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन है तो ये ऑफर नहीं है। हाँ, अगर ये इनविटेशन टू ट्रीट है तो ये बेशक ऑफर नहीं है, लेकिन आप किसी और को इनवाइट कर रहे हो कि वो ऑफर करे। सो आपने विलिंगनेस टू नेगोशिएट, विलिंगनेस टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट शो किया, तो दिस कैन रिजल्ट इनटू बीइंग एन ऑफर। अच्छा, अब आ जाते हैं इनविटेशन टू ट्रीट में कौन सी टाइप्स हैं। सो देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इनविटेशंस टू ट्रीट। सबसे पहली है डिस्प्ले ऑफ गुड्स। अब दुकान पे जब आप जाते हैं और एक चीज़ आप उठाते हैं, लेकिन उस दुकान पे जाते हैं जिस पे प्राइस टैग्स ना हो, सो इट्स नॉट अ मार्ट और एनीथिंग जिस पे प्राइस नहीं लिखी हुई। सो इट्स लाइक लेट्स से आपके कोई लोकल मार्केट है जिसमें आप चीज़ उठाते हैं, आप दुकानदार से पूछते हैं कि कितने की है, वो कहते हैं 2,000 की है। आप उसे कहते हैं कि यार आई विल पे 1,500 फॉर दिस। सो दिस इज़ द सिचुएशन वेयर दिस वुड बी एन इन्विटेशन टू ट्रेड। तो आप क्या करते हैं, गुड एक डिस्प्ले पे लगा हुआ है। इससे हमें क्या पता लगता है? सब ये पता पता लगता है कि एक बंदा एक चीज़ बेचना चाहता है, तो उसमें इंटेंट इज़ देयर। अच्छा जी, सो देर हैज़ टू बी, आप ऑफर इनवाइट कर रहे हो। इसकी दो केस एग्जांपल्स हैं, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी वर्सेस बूट्स, दूसरा एग्जांपल है फिशर वर्सेस बेल। अब one of the biggest mistakes that students make is that they go into the rationales of cases and excessive facts of cases. मैं इसका कायल नहीं हूँ, एंड आई कैन गारंटी यू कि यह आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आप ऑब्वियसली, आई वुड इनकरेज यू टू रीड ऑन दीज केसेस, उनके फैक्ट्स लिख लें, बट फैक्ट्स के ऊपर केसेस की कोई रेलेवेंस नहीं है। आपको प्रिंसिपल आना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल मैं ये लिख सकता हूँ कि a display of goods is an invitation to treat, such as in the case of Pharmaceutical Society versus Boots and Fisher versus Bell 1961। तो आपने जब केस का बता रहे हैं तो आप उसको बड़ा सिंपल करके प्रिंसिपल बताएं कि केस का प्रिंसिपल क्या था, डिसाइडेड क्या था, एंड साथ बस ये बता दें कि किस केस में ये डिस्कस हुआ है। नाउ फॉर दोज ऑफ यू हु वांट टू रीड थ्रू दीज केसेस, आपको एक डिटेल नोट मिल गया होगा जिसमें ये केसेस हैं। आपकी अपनी भी जो बुक है उसमें भी ये केसेस अवेलेबल होंगे, एंड यू कैन यू ऑब्वियसली ओपन टू रीडिंग ऑन दीज केसेस। अच्छा जी, सो फर्स्ट टाइप ऑफ इनविटेशन टू ट्रीट हमारे पास आता है डिस्प्ले ऑफ गुड्स। सेकंड टाइप है ऑटोमेटेड मशीन्स, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। एक मशीन है, लेट्स से इट्स अ मशीन फॉर टॉयज। आपने उसमें अपना कॉइन डाला, लेट्स से 10 रुपए का कॉइन डाला, और उससे टॉफ़ी गिर गई, लेट्स सपोज कैंडी गिर गई। सो वो मशीन जो पड़ी हुई ऑटोमेटेड, जिसमें वो टॉयज पड़े हुए हैं, दैट इज द मशीन इनवाइटिंग यू टू मेक एन ऑफर। तो क्या होगा, आप उसमें 10 रुपए का सिक्का डालेंगे, वो 10 रुपए का आपको वो दे देगी, टॉय दे देगी। अगर आप उसमें 100 रुपए का डालेंगे तो आपको 100 रुपीज़ का टॉय दे देगी। सो दैट्स दैट। इसकी एग्जांपल है थॉर्नटन वर्सेस शूलैंड पार्किंग। दिस वाज अ केस अबाउट पार्किंग इंसिडेंट, जहाँ बंदे ने जाते ही पार्किंग के लिए पे किया और उसे मिल गया। एडवर्टाइज एडवर्टाइजमेंट्स बड़ा सिंपल है। आप कोई चीज़ पे ऐड लगाते हो अपना, आप सो लेट्स से यू वांट टू सेल योर फोन ऑन OLX, और यू वांट टू सेल योर कार ऑन पार्क व्हील्स और एनीथिंग लाइक दैट, ऑन एनी ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स। तो आप क्या करेंगे, ऐड लगाएंगे। व्हाट आर यू डूइंग, यू आर इनवाइटिंग ऑफर्स, एंड देन you you listen to the offers and then you negotiate। यूनिलैटरल एडवर्टीजमेंट्स वही चीज़ हो गई। रिक्वेस्टिंग फॉर टेंडर्स, टेंडर्स ये होता है कि आप अखबार में कहते हैं कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, एंड यू मेक इट इट पब्लिक कि लेट्स से एक टेंडर है कि फॉर द बिल्डिंग ऑफ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस बिल्डिंग, ठीक है, एंड देन यू इनवाइट ऑफर्स। तो लोग बिड करते हैं कि मैं आपको ये बिल्डिंग 1 लाख में बना, 1 करोड़ में बना दूंगा। दूसरा बंदा कहता है मैं आपको 95 में बना दूंगा। तीसरा कहता है मैं आपको 90 में बना दूंगा, एंड देन यू एक्सेप्ट वन। सो दैट्स दैट हार्वेला इन्वेस्टमेंट वर्सेस रॉयल ट्रस्ट। तो ये हो गया। देन देर इज़ ऑक्शंस। ऑक्शन बड़ा ही सिंपल है। एक गवर्नमेंट ऑक्शन होता है, लेट्स से लैंड का। तो लैंड ऑक्शन में आपके न्यूज़पेपर में एंड ऑनलाइन आपको आ जाएगा कि दिस लैंड इज़ अप फॉर ऑक्शन। आप उधर मौजूद होते हैं, एवरीबडी बिड्स, एंड वो आपने देखा होगा मूवीज़ में भी आता है जिसमें वो कहता है, वो ही रेजेस अप दैट
इंडिकेटर, और वो कहता है कि 1 पे वो ऑफर करता है कि आई विल पे 30 लाख फॉर दिस पेंटिंग। एक और बंदा कहता है आई विल पे 32 लाख। एंड देन 35 पे वो हैमर फॉल होता है, एंड जब हैमर फॉल होता है तो एक्सेप्टेंस हो जाती है। सो दैट्स ऑप्शन। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आपके पास, आपने सबसे पहले देखना है कि ऑफ़र है या नहीं है। अगर ऑफ़र नहीं होती ना, देन आपने देखना है कि इनविटेशन टू ट्रीट है या नहीं है। अब लेट से आप कहते हो कि यार ये इनविटेशन टू ट्रीट है, सो यू थिंक के दिस इज़ अ प्राइम एग्जांपल ऑफ एन ऑक्शन। एग्जाम सिचुएशन में वो ऑक्शन चल रहा है, तो आप कहेंगे the requirements of an offer are these were not fulfilled, this falls, it is more likely to be an invitation to treat. Under the invitation to treat heading, we have the uh, subheading of auctions, and auctions के अंडर ये fall करता है. Then you link it to the case, and then you say कि auctions can be seen in the case of Harlow versus Harrison or Barry versus Davies. And auctions, for these auctions, the offers that are accepted, the contract is binding, and these cases are a testament to auctions being a valid form of invitation to treat. तो ये आपकी ऑफ़र आ गई। अच्छा, अब ऑफ़र का होना ज़रूरी है, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द ऑफ़र टू बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन, राइट। तो जब तक एक ऑफ़र कम्युनिकेट नहीं होती, वो एक्सेप्ट भी नहीं हो सकती, राइट। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी मिसाल दे देता हूँ। यू आर सिटिंग इन रूम, एंड आपके बिल्कुल सामने आपका एक बहुत ही अच्छा दोस्त बैठा हुआ है, राइट। एंड आप उसे कहते हैं कि यार ये मेरा फ़ोन है, ये आप, आई विल सेल इट टू यू फॉर 50,000। एंड कोने में बहुत दूर कोई और दोस्त बैठा होता है, और वो भी सुन लेता है कि यार ये फ़ोन बेचना चाह रहे हैं, एंड वो कहता है ही अज्यूम्स के इट्स फॉर 50,000। बंदा आता है और आपको अगले दिन, वो जो कॉर्नर में बैठा होता है, वो आपको कहता है हेयर्स द 50,000 रुपीज़, गिव मी द फ़ोन। सो यू विल से कि मेरी जो ऑफ़र थी वो फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन थी, सही है। वो ये कहेगा कि ऑफ़र मुझे पता लगी, मैंने ख़रीद ली। तो आप काउंटर में कहेंगे कि जो ऑफ़र थी वो कम्युनिकेट आपको नहीं की गई थी, वो इस बंदे को की गई थी जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब लेट से वो अज्यूम करता है कि आपने 50,000, आपने 50,000 बोला, वो अज्यूम करता है कि आपने 5,000 बोला। वो अगले दिन आता है, आपको 5,000 रुपीज़ हाथ में देता है, कहता है मुझे फ़ोन दो। एक्सक्यूज मी। हम कहते हैं मुझे फ़ोन दो। आप उसे कहते हैं कि तुम्हें तो नॉलेज ही नहीं है ऑफ़र की, तो तुम एक्सेप्ट कैसे कर रहे हो। यू डोंट इवन नो कि डील चल क्या रही थी, सो यू हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि ये ऑफ़र है क्या। सो जनरल प्रिंसिपल है कि एक्सेप्टेंस तब तक नहीं हो सकती जब तक आपको ऑफ़र का आइडिया ना हो। तो दैट्स लाइक द प्राइमरी रूल के, एंड इट गोज विदाउट सेइंग, आपको पता ही नहीं है कि ऑफ़र हुई है तो आप उसको एक्सेप्ट कैसे करेंगे, राइट। सो इट गोज विदाउट सेइंग। अगेन, आर वर्सेस क्लार्क, नो असेंट विदाउट नॉलेज, कि आप ऑफ़र को एक्सेप्ट तब तक नहीं कर सकते जब तक उसको नॉलेज आपको उसकी ना हो। एक्सक्यूज मी, आई हैव अ सोर थ्रोट टुडे। अच्छा, क्रॉस ऑफर्स, सो बहुत कॉमन है। अम, आपने एक टाइम के ऊपर आइडेंटिकल ऑफर्स भेज दी 4-5 लोगों को, तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बाउंड होगा। बाइंडिंग तब तक नहीं होगा जब तक किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, एंड जिसने सबसे पहले एक्सेप्ट किया है उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, एंड वो बाउंड होगा। सो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर के अंदर आपको जब अगर कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन आता है, तो आपने उसको सबसे पहले देखना है कि ये ऑफ़र कम्युनिकेट भी की गई थी या नहीं। सो दैट्स द की, एंड देन उसके हिसाब से होता है। एक प्राइम एग्जांपल जो अक्सर आ जाता है वो ये होता है कि आपने किसी और से सुन लिया होता है कि ये बंदा अपना फ़ोन बेच रहा है, तो वो ऑफ़र कम्युनिकेट भी हुई है कि नहीं। आपको कम्युनिकेट ही नहीं हुई तो आप एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो। सो दैट्स द प्रिंसिपल है। अच्छा जी, सो ऑफ़र, उसके बाद हमारे पास सेकंड चीज़ आती है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र। अब हमारे पास आ जाता है एक्सेप्टेंस। अगेन रीइटरेटिंग, एक ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस के लिए होने के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए ऑफ़र होनी चाहिए, एंड देन दैट ऑफ़र हैज़ टू बी एक्सेप्टेड, राइट। सो एक्सेप्टेंस के ऊपर अब बात हो रही है कि क्या जो सेकंड एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बात हो रही है एक्सेप्टेंस।
Now, acceptance is the final and unqualified agreement to all of the terms of the offer, often described as the mirror image of the offer. अब एक कॉन्ट्रैक्ट, फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी लीगली बाइंडिंग, इट हैज़ टू बी अ मिरर इमेज. अब वो मिरर इमेज रूल क्या कहता है? वो ये कहता है कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, दे शुड बी आइडेंटिकल टू ईच अदर. सो ऑफर शुड बी एज आइडेंटिकल टू द एक्सेप्टेंस एज इज अ मिरर. जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो, आइडेंटिकल आप सामने आते हो. तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस भी इतनी क्लियर होनी चाहिए, इतनी मिरर इमेज रूल होना चाहिए कि इतनी क्लियर होनी चाहिए कि आइडेंटिकल हो एक दूसरे से, कि ऑफर भी एग्जैक्ट उन टर्म्स पर है, एक्सेप्टेंस भी एग्जैक्ट उन टर्म्स पर है. दैट्स द मिरर इमेज रूल. एक्सेप्टेंस जब इस लेवल की होगी, तब ही आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा. अब एक तरीका है ऑफ एक्सेप्टेंस कि आप वर्बली एक्सेप्ट कर लो. आपको कोई कहता है 50,000 पे फ़ोन बेचो, आप कहते हो ठीक है, मैं 50,000 पे मैंने फ़ोन आपसे ख़रीद लिया, मैं परसों आपको आपकी पेमेंट दे दूंगा. That's one way of having the acceptance done and for you to enter into a contract. The other acceptance is by conduct. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, बंदा आपको कहता है मैं अपना फ़ोन बेचना चाह रहा हूँ, 50,000 रुपये पे किसी को ख़रीदना है. आप क्या करते हैं? ना हाँ बोलते हैं, ना बोलते हैं. यू डोंट से एनीथिंग. यू रीच आउट योर पॉकेट, यू टेक आउट योर द पैक ऑफ मनी, एंड आप उसको 50,000 हाथ में दे देते हो. So what have you done? You have accepted by your conduct. You have not said anything. You have not done anything. You have not spoken anything. You have done something, and that doing is your conduct. For example, इसकी एक और मिसाल दे देता हूँ, making it more simple. सो इन ऑन व्हाट्सएप ग्रुप में 20 लोग जिसमें हैं, सो मैं लिखता हूँ कि whoever wants to play tomorrow, लेट्स से फुटबॉल खेल रहे हैं तो लेट्स से whoever wants to, ये पैडल खेल रहे हैं तो लेट्स से whoever wants to play football be on the ground at 8 p.m. with 500 rupees. अब ये ऑफर है, आप पहुंचते हो, 500 रुपये दे देते हो, राइट? सो यू पे द 500 एंड यू enter into the contract for playing for those 2 hours. सो इसका बड़ा सिंपल है, ब्रॉकडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे एंड क्लैक्सटन एंड इंजीनियरिंग वर्सेस टीएक्सएम. ये इनके दो केसेस हैं. अगेन, बहुत से स्टूडेंट्स विल फील के केसेस बहुत ज़रूरी होते हैं, एंड केसेस के बगैर, और आपको बताया भी ये जाता है कि केसेस आर द एंड ऑफ द अर्थ, और केसेस अगर नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा. दैट दैट्स नॉट ट्रू. अब मैं इसको कैसे कहता? लेट्स से इस एग्जाम सिनेरियो में प्रॉब्लम क्वेश्चन है, और प्रॉब्लम क्वेश्चन में बंदे ने एक्सेप्टेंस बाय कॉन्डक्ट किया है. तो हाउ वुड आई से दिस? आई वुड से इट एज, in this scenario, yeah, at the scenario at hand, there has been acceptance by virtue of conduct. Bande ne, and I would go on and say that the person has taken out 50,000 from his pocket and handed it over to the other person, making the acceptance complete by virtue of his conduct. And the principle that I can derive this from is from the case of Brockton versus Metropolitan Railway and Claxton Engineering. सो वेरी सिंपल. इसमें आपने कहानी में जाना ही नहीं है. दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू यूज केसेस. सो ये है. अब आ जाते हैं काउंटर ऑफर्स एंड इंक्वायरीज के ऊपर. अच्छा, अब एक्सेप्टेंस के अंदर आपके पास काउंटर ऑफर्स भी आती हैं. ये एक बहुत ही, पाकिस्तान में तो बहुत ही प्रेवलेंट है कि जहां आप काउंटर ऑफर्स कर रहे होते हो. काउंटर ऑफर्स से मेरी ये मुराद कि मैंने कहा मैं ये फ़ोन 50,000 रुपये बेचना चाहता हूँ. द अदर पर्सन सेज कि नो, आई विल पे 40,000. So what has happened? I made the offer. The other guy makes a counter offer of 40,000. Now I say 40,000. Okay, I agree. Now I am the one that has made the acceptance. तो मैं वो बंदा हूं जिसने ऑफर भी किया, उसकी काउंटर ऑफर सुनी, एंड अब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं. सो काउंटर ऑफर जहां आ जाती है, देन द पर्सन मेकिंग द ऑफर स्विचेस. सो मैंने ऑफर की, दूसरे ने काउंटर ऑफर की, मैंने एक्सेप्ट की. दैट्स हाउ काउंटर ऑफर्स वर्क. और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइड वर्सेस रेंच में भी ये इटरेट हुआ, वो ये है कि जब आप एक काउंटर ऑफर करते हो, तो जो इनिशियल ऑफर है वो सीजेस टू एग्जिस्ट. सो मैंने लेट से 50,000 बोला,
आपने काउंटर ऑफर किया कि मैं 40,000 पे लूंगा, राइट? नाउ इससे जो पहले वाली ऑफर थी वो नल एंड वर्ड हो गई, दैट्स ओवर। तो यू कैन नॉट गो बैक टू दैट। अब यूजुअली रूटीन में क्या होता है, मैंने कहा मैं फ़ोन बेचूंगा 50,000 में, द अदर पर्सन सेज मैं 40,000 में लूंगा। नाउ इस स्टेज पर जब काउंटर ऑफर आई है, तो अग्रीमेंट जो 50,000 ऑफर थी वो ख़त्म हो गई। मैंने उसे बोला, यू नो वट, आई विल नॉट सेल इट अंडर 45,000। वो बंदा कहता है, नो आई एम नॉट गोइंग टू बाय इट फॉर 40,000, फॉर मोर देन 42,000। नाउ कॉन्स्टेंट एक्सचेंज ऑफ ऑफर्स है, राइट? एंड जब एक नई ऑफर आती है तो पुरानी ऑफर सीजेस टू एग्जिस्ट। तो ये है। एक और इसमें सिनारियो आता है, लेट्स से मैं फ़ोन बेचता हूँ, मैं कहता हूँ आई विल सेल इट फॉर 50,000, द अदर पर्सन सेज मैं 40,000 से ऊपर नहीं दे सकता। मैं दोबारा ऑफर करता हूँ वही अमाउंट, कि मैं 50,000 से 1 रुपए कम नहीं बेचूंगा। सो मेरी फर्स्ट ऑफर भी 50,000 थी, सेकंड ऑफर भी 50,000 थी, लेकिन मेरी जो फर्स्ट ऑफर थी वो इनवैलिड हो गई उसकी काउंटर ऑफर की वजह से। सो आई विल मेक अनदर ऑफर ऑफ द सेम अमाउंट, दिस विल बी अ न्यू ऑफर दैट आई एम मेकिंग, ऑल्दो इट विल बी ऑन द सेम टर्म्स। तो ये काउंटर ऑफर का रूल है। काउंटर ऑफर क्या नहीं होता, एक मेयर इंक्वायरी। तो लेट्स से पर्सन सेज कि अच्छा कौन सा फ़ोन है आपके पास, तो आप कहते हो आईफोन 10 है। तो कहता है अच्छा अच्छा, चले मैं देखूंगा। जो ये कह रहा है वो इंक्वायरी कर रहा है, ही इज़ नॉट मेकिंग एन ऑफर। सो दैट। अब बैटल ऑफ फॉर्म्स के ऊपर आ जाते हैं, ये इतना ज़रूरी नहीं है बट आई विल कवर दिस। ट्रेडिशनल रूल लास्ट शॉर्ट प्रिवेल्स। बड़ा सिंपल है। एक कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन के ऊपर जो लास्ट ऑफर की गई है और लास्ट एक्सेप्टेंस आई है वो ही आपकी वैलिड है, जो उससे पहली बातें हैं वो नहीं होंगी। तो एक रूल ये कहता है कि निगोशिएटिंग के बीच में जो लास्ट शॉट थी, एज इन जो लास्ट सेड ऑफर थी, वो स्टैंड करेगी। ये एक रूल है जो ट्रेडिशनल रूल है। अब लॉर्ड डेनिंग का एक सेपरेट व्यू है, वो कहता है कि नहीं, आपने सब्सटेंस को देखना है, निगोशिएशंस की सब्सटेंस को देखना है, आपने वो नहीं देखना। सो फॉर एग्जांपल बंदा कहता है यार मैं 50,000 से कम इसलिए नहीं बेच सकता क्योंकि मैंने 43,000 की किस्त भरनी है एंड 7,000 रुपीज़ मैं अपनी पॉकेट मनी रखूंगा। तो बंदा ऑफर करता है मैं 45,000 देता हूँ, तो वो कहेगा नहीं मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता। तो डेनिंग कहेगा कि 43,000 अगर ऑफर होता तो मैं एक्सेप्ट कर लेता, क्योंकि उसको वो किस्त पे करनी है। तो वो सब्सटेंस के ऊपर जा रहा है, वो उसकी क्रक्स को देख रहा है कि यार निगोशिएटिंग में कहाँ एक गैप है तो उसको फुलफिल किया जा सकता है। तो ये डेनिंग का व्यू है, बट दिस इज़ द माइनॉरिटी व्यू, इसको ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता। हमेशा यही होता है कि जो सबसे लास्ट अग्रीड चीज़ है वही रहेगी मेन चीज़। सो ये है आपका। अगेन दिस इज नॉट बिग पार्ट ऑफ योर एग्ज़ाम, ये भी आपका बिग पार्ट ऑफ योर एग्ज़ाम नहीं है। नो कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। अच्छा, इसको प्रीफली देख लेते हैं। इवन इफ नो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट, लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन में अप्लाई। प्रिवेंट्स अनजस्ट इनरिचमेंट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल सम रिलेशंस आर नॉट कॉन्ट्रैक्चुअल। इसको बाद में देखते हैं, पहले ये दो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, बीएससी वर्सेस क्लीवलैंड स्टील। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है हम आपको कॉन्ट्रैक्ट से पहले वाली पोजीशन में डाल देंगे। सो लेट्स से एक बंदा है, वो आपको कहता है कि यार मैं ये गाड़ी बेचना चाह रहा हूँ 20 लाख रुपए पे, और आज ही बेचूंगा। आप उस बंदे को कहते हो कि ठीक है मैं आपको 19 लाख दूंगा। वो बंदा कहता है यार अगर 19 लाख देना है तो आज के आज ही दो, ठीक है? ये बात हो रही है तकरीबन शाम के 6-7 बजे। वो बंदा क्या करता है, अपने गोल्ड बेचता है, अपना तीन चार और चीज़ें बेचता है जस्ट टू बाय दैट कार, एंड ही गेट्स 2 मिनट्स लेट। 12:02 पे आ जाता है वो और कहता है आप मुझे गाड़ी दो। पलट के बंदा कहता है कि तुम तो 2 मिनट लेट हो गए, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं है। मैं द ओनली वे दिस वाज बाइंडिंग वाज इफ़ यू पेड मी बिफोर 12 o'clock। तो वो क्या कहेगा बंदा कि मेरा तो नुकसान हुआ है, मैंने चीज़ें बेची हैं, मैंने यहाँ लाइबिलिटी उठाई है, तो मुझे वो करो, कॉम्पनसेट करो। तो कोर्ट इन सिचुएशन में समटाइम्स अनजस्ट इनरिचमेंट एज इन ज्यादती करने से, और उस सब से बचने के लिए कि यार किसी का फजूल में नुकसान ना हो, वो क्या करती है,
डिस्पाइट देयर नॉट बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट, वो फिर भी रेस्टिट्यूशन करवा देती है, रेस्टिट्यूशन बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशंस। तो वो क्या करेगी, वो गोल्ड कोशिश करेगी किसी एक पार्टी दूसरे पार्टी को कॉम्पनसेट करे। अगर 3-4 हज़ार का 5 हज़ार का नुकसान हुआ है उस बंदे को गोल्ड में, एज इन रीसेल रेट कम मिला या एनीथिंग दैट इज डन, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए वो दूसरी पार्टी को कहेगा कि तुम इसको 5,000 रुपये दो, कि पार्टीज वापस एग्जैक्ट उस पोजीशन पे आ जाएं जो पहले थी। सो रेस्टिट्यूशन मींस रिटर्निंग बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो ऑल्दो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन कोर्ट्स फिर भी कभी कभी रूल ये कर देते हैं। अच्छा जी, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब जिस तरह हमने देखा ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस, अब लास्ट चीज़ है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब जैसे हमने कहा कि एक एक्सेप्टेंस होने के लिए ऑफर का कम्युनिकेट होना ज़रूरी है, इसी तरह एक एक्सेप्टेंस का वैलिड होने के लिए कम्युनिकेट होना ज़रूरी है। प्राइम प्रिंसिपल फेल्ट हाउस वर्सेस बर्नली में हमें मिलता है, जो कहता है कि साइलेंस जो है वो कभी भी एक वो नहीं है, एक्सेप्टेंस का फॉर्म नहीं है। सो लेट्स से द पर्सन सेज के, एंड नाउ आई वुड वांट यू टू लुक एट द बॉक्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस, कि बंदा आपको कहता है यार ये फ़ोन मेरा 50,000 रुपीज़ में ले लो। तो वो कहता है हम्म, और हाँ भी नहीं बोलता, ना भी नहीं कहता, ही जस्ट नॉट हिज हेड। क्या एक्सेप्टेंस हुई है यहाँ? नहीं, क्योंकि जनरल प्रिंसिपल फेल्ट हाउस ब्रिंडली में है कि साइलेंस यूजुअली ज़्यादातर एक्सेप्टेंस नहीं होती। सो ये इसका प्रिंसिपल है कि एक्सेप्टेंस आप कभी भी मुंह बंद करके नहीं कर सकते। अब रिफाइंड रूल है, साइलेंस इज इनवैलिड ओनली वेर इट फोर्सेज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन एन इन अनविलिंग पार्टी। साइलेंस कैन बी एक्सेप्टेंस इफ नो कोअर्जन। अब फॉर एग्जाम्पल बंदे ने कहा 50,000 रुपये फ़ोन लेते हुए बंदा कहता है हम्म, अपनी जेब से निकालता है 50,000 दे देता है। तो उसने साइलेंट ही रहा है, लेकिन उसने कॉन्डक्ट से एक्सेप्टेंस कर दी। सो रिफाइंड रूल क्या है, रस्ट वर्सेस एबी लाइफ में भी ये बताया गया कि साइलेंस भी एक्सेप्टेंस हो सकती है, बट सर्कमस्टांसेस को देखना पड़ेगा। अच्छा, कम्युनिकेशन टू मशीन्स इफेक्टिव है रीजनेबल फॉर इट टू बी रेड बाय मशीन से सिंपल मुराद आप लैपटॉप्स ले लो या डेस्कटॉप्स ले लो, कि या फ़ोन ले लो, कि मैं आपको टेक्स्ट मैसेज पे कहता हूँ, लेट्स से आप कहते हो यार मैं 50,000 रुपये फ़ोन बेचता हूँ, मैं आपको रादर देन सेइंग समथिंग मैं आपको मैसेज करता हूँ ओके आई विल बाय इट फॉर 50,000 रुपीज़। तो प्रिंसिपल ये है कि ये यूजुअली, अब क्या है कि क्या एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुई हुई है या नहीं, ये सवाल है। तो रिप्लाई इसका ये आएगा कि कम्युनिकेशन बाय मैसेजिंग अगर रीजनेबल है एंड यू एक्सपेक्ट द पर्सन टू रीड इट, तो फिर हाँ। अब फॉर एग्जांपल आप फ़ोन पे कोई पुरानी सी ऐप के थ्रू आप उसको हाँ भेज रहे हो या ईमेल भेज रहे हो उसे, रैंडम इनफॉर्मल सेटिंग में ईमेल पे यस आई विल बाय योर फोन, इट्स नॉट रीजनेबल फॉर हिम टू रीड। हाँ, व्हाट्सएप पे आप उसे मैसेज कर रहे हो फिर भी हम कह सकते हैं कि रीजनेबल है। सो ये कॉन्सेप्ट हमें मिलता है द ब्रिम्स 1975 के केस में, जिसने बोला था कि फॉर इट हैज़ टू बी रीजनेबल। अच्छा, अब जो रूल है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं कि कभी अगर एक्सेप्ट, बेशक आपने उसको कम्युनिकेट नहीं भी किया तो तब भी एक्सेप्टेंस हो गई है। सबसे पहला है ऑफरर मे वेव कम्युनिकेशन। वो खुद ही आपको कहता है कि ये 20 लाख रुपए का फ़ोन है, जिसने भी आना है कल इस जगह पे पैसे ले आए। तो आपने खुद ही उसको कह दी कि आप मत कम्युनिकेट करो एक्सेप्टेंस, आप बस जगह पे पहुंच जाना। एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस, ये भी वही चीज़ है, नो नीड टू नोटिफाई बिफोर परफॉर्मेंस, ये भी वही चीज़ है। फॉर एग्जांपल एक आपका पेट गुम गया, आपने किसी को बोला कि यार मुझे पेट ढूंढ दो और मैं ये रिवॉर्ड दूंगा। आपने क्या किया, जुबान से कुछ नहीं बोला, पेट उसके पास ले आए, तो क्या हुआ, एक्सेप्ट हो गई, आपकी एक्सेप्टेंस उधर हो गई। तो आपने नोटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है बिफोर द परफॉर्मेंस, क्योंकि इट्स गोज विदाउट सेइंग यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, थर्ड सबसे इंटरेस्टिंग है पोस्टल रूल। ये पोस्टल रूल क्या चीज़ है? पोस्टल रूल पुराने ज़माने का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये कॉन्सेप्ट बताया ये गया कि जब आप एक लेटर लिखते हैं, व्हेन यू आर पोस्टिंग अ लेटर टू समवन,
अगेन यू आर पोस्टिंग एन एक्सेप्टेंस थ्रू अ लेटर टू समवन। तो जिस वक्त आपने वो कोरियर को दिया, टीसीएस को आपने वो जमा करा दिया, उस वक्त एक्सेप्टेंस हो गई। सो इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एंड इसके मेन केसेस जो हैं एडम्स वर्सेस लिंडसेल एंड हाउस होल्ड फायर इंश्योरेंस वर्सेस ग्रांट है। अब आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू पॉज इन बिटवीन एंड थिंक अबाउट दिस। सो बड़ा सिंपल है। लेट से मैं अब पुराने ज़माने में चले जाते हैं, क्योंकि ये रूल बहुत पुराना है, मतलब 1900 से भी पुराना है, जब लेटर्स में बात हुई थी, 1950 से भी पुराना है, जब लेटर्स में बात होती थी। तो मैंने आपको एक लेटर लिखा कि मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ, और अगर मेरी गाड़ी चाहिए तो आप 2 लाख रुपए दे दें। ठीक। नाउ मैंने अपनी ऑफर आपको भेजी थ्रू अ लेटर। ठीक है। अब आपने क्या किया कि आपने कागज़ पे लिखा, लेटर वापस लिखा, ओके आई विल बाय योर कार फॉर 2 लाख रुपीज़। ठीक है। आपने 10th जनवरी को ये लेटर उसको टीसीएस में जमा करा दिया। अब क्या होता है कि वो लेटर पहुंचने पहुंचने में 5-6 दिन लग जाते हैं। सो द लेटर एक्चुअली गेट्स रिसीव्ड बाय द पर्सन ऑन 16th जनवरी। होता क्या है कि 13th या 12th जनवरी को वो लोकल कम्युनिटी में कोई उसे कहता है गाड़ी बेच, तो वो उसे 2 लाख रुपए पे गाड़ी बेच देता है। अब जिसने ये लेटर लिख के वापस एक्सेप्टेंस भेजी है, वो कहता है कि यार गाड़ी तो मेरी है। तो कोर्ट कहेगी कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट की गई थी कि नहीं। सो आई वॉन्ट यू टू पॉज हेयर एंड थिंक ऑफ दिस। सो 10th को एक्सेप्टेंस बाय द पर्सन हो गई थी थ्रू द लेटर, जिसमें उसने बोला था यस आई विल बाय योर कार। उसने पोस्ट कर दी। 12 को उसने लोकल कम्युनिटी में किसी को बेच दिया। अब 15 को वो बंदा अपने घर पे बैठा हुआ है, और वो देखता है वो बंदे ने लेटर के थ्रू उसको कम्युनिकेट किया हुआ एक्सेप्टेंस कि यस आई विल बाय द कार। अब पॉज फॉर अ सेकेंड एंड टेल मी कि वो बंदा जिसने 10 को लेटर भेजा था, क्या वो गाड़ी डिजर्व करता है, या वो गाड़ी डिजर्व करता है जिसने 12 तारीख को लोकल कम्युनिटी में खरीदी। सो यू टेक अ मोमेंट एंड थिंक अबाउट दिस। अब यू कैन पॉज द वीडियो बेशक। अच्छा, अब मैं आपको आंसर बताता हूँ। The moment the person on the 10th of January has posted his acceptance हो चुकी है, और गाड़ी का असली हकदार वो है जिसने 10 तारीख पे किया है। नाउ वजह इसकी क्या है? वजह बहुत सिंपल है, जो आपको इन केसेस में एडम्स वर्सेस लिंडसेल और इनसे पता लगता है कि उसने वो सब कर लिया जो उसके कंट्रोल में था। अब उसके कंट्रोल में नहीं है एक्सेप्टेंस, तो जी वो वैलिड है उसकी एक्सेप्टेंस। सो दैट्स द लॉ ऑन दिस। अच्छा, इसका क्या वो है कि अगर उसने 10 तारीख को किसी और एड्रेस पे उसने भेज दिया, फिर नहीं है, फिर एक्सेप्टेंस नहीं होगी, क्योंकि उसने एड्रेस ही गलत भेजा। अच्छा, दूसरा है कि ऑफर में उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि मुझे बाय पोस्ट एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, मुझे कॉल करो या मुझे फैक्स भेजो या कुछ और तरीका करो, कॉल पे नहीं चाहिए। तो सो ये पुराने ज़माने का थोड़ा कानून था। अब मॉडर्न लिमिटेशंस क्या है? टेलेक्स, फैक्स, ईमेल, इन पे नहीं होता। हाँ, अब डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी फॉर्म्ड वाया ईमेल स्लैश व्हाट्सएप। और इसका हमारे पास लेटेस्ट केस है डैजन वर्सेस कोपिंग 2025। तो ये डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट जिसके थ्रू ये बताते हैं कि आपकी एक्सेप्टेंस और वो ईमेल और व्हाट्सएप के थ्रू की जा सकती है। अच्छा जी, अब हमारे पास मेन तो मेथड ऑफ एक्सेप्टेंस है, ये तो आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, इसको यू कैन गिव दिस रीड। अच्छा, टर्मिनेशन ऑफ एन ऑफर, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं जल्दी जल्दी कि एक ऑफर एक्सेप्टेंस से पहले, एज एन ऑफर की गई, एक्सेप्ट वो अभी नहीं हुई, लेकिन आप चाहते हैं कि अब आप मैं अपनी अपनी ऑफर वापस ले लूं। लेट से आपने अपनी कहा कि मैं अपनी गाड़ी बेचता हूँ 20 लाख रुपए की, आपने ऑफर कर दी बंदे ने कहा आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट, आई लेट यू नो टुमारो। अब आप घर गए, आपने अपने फ़ोन पे ऐप्स पे चेक किया, फेसबुक मार्केट प्लेस पे चेक किया कि यार ये तो गाड़ी मेरी एक्चुअली 30 लाख की है, 30 लाख की है, आई एम सेलिंग इट चीपर, राइट?
So what you would want to do is कि you want to revoke your offer. You want to take your offer back before he accepts it. तो आप रेवोकेट करोगे ऑफर, और उसका क्या तरीका है? जिस मीडियम में आपने उसको ऑफर की थी, उसी मीडियम में या किसी रीजनेबल मीडियम में उसको आपने बताना है कि मैं अपनी ऑफर वापस ले रहा हूँ। सो लेट्स से फेस टू फेस किया आपने, उसको ऑफर दी। अब आपने उसको कॉल करनी है और उसे क्या, या तो आप फेस टू फेस करें, दैट्स द बेस्ट। इफ यू कांट फेस टू फेस, यू गिव हिम अ कॉल कि आई एम रिवोकिंग माई ऑफर। You will not send him a telegram or a fax which will reach him after 6 7 days and then say कि मैंने अपनी ऑफर रिवोक कर दी थी। दैट। सेकंड, रिजेक्ट। आपने कहा मैं गाड़ी 20 लाख की बेचता हूँ, उसने आपको ब्लेटेंटली कहा मैं तो खरीदता ही नहीं। दिस इज अ रिजेक्शन। सेकेंड वे ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एन ऑफर इज काउंटर ऑफर। मैं पहले ही बता चुका हूँ। लैप्स ऑफ टाइम। आपने एक ऑफर मेक की और आपने कहा मुझे आज रात तक बताना, वो कल सुबह आता है, तो टाइम खत्म हो गया ऑफर का। लास्ट है डेथ। आपने ऑफर की और आप मर गए एक्सेप्टेंस से पहले, तो यू विल हैव फेल्ड। So, no contract till that. That marks the end of your chapter, offer and acceptance. जितना मैंने आपको बताया है, सिर्फ इतना आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। सिर्फ इतना आप पढ़िए, सिर्फ इतना आप समझिए, एंड इंशाल्लाह यू विल बी गुड टू गो। आई नो यू मे फील के हमें तो बुक में बहुत ज़्यादा कंटेंट है एंड हमें तो बहुत ज़्यादा पढ़ाया गया था। दैट इज़, आई गारंटी यू, जितना मैंने आपको बताया, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड टू नो। यू विल जस्ट convert this in your own words, convert this into paragraph format जितना मैंने आपको mention किया। Only learn the cases that I mentioned. Obviously, if you want to learn other cases you can do that. And yeah, so last thing I will say, एग्ज़ाम के लिए टिप क्या है? Always identify the offer. जब आपके पास एक प्रॉब्लम सिचुएशन आए, आपने देखना है, सबसे पहले देखना है कि ये ऑफर है या इनविटेशन टू ट्रीट है। फिर आपने देखना है, लेट से आप कहते हैं ऑफर है, फिर आपने ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाना है कि क्या जो रिजेक्शन थी या जो भी ऑफर जिस तरीके से की गई थी वो ऑब्जेक्टिव थी। बाय ऑब्जेक्टिव अगेन, क्या वो एक रीजनेबल मैन करता दैट। ये बेशक आप नहीं भी ये टेस्ट लगाते फिर भी ठीक है, आपके कोर्स में ये स्पेसिफिक हिस्सा नहीं है, इट्स जस्ट फॉर यू टू गेट बेटर ग्रेड। चेक कम्युनिकेशन रूल केयरफुली। सबसे उसके नेक्स्ट ये है, आपने देखना है बिफोर दैट यू हैव टू चेक के ऑफर जो मेक की गई वो ठीक मेक की गई, वॉज इट कम्युनिकेटेड और नॉट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक्सेप्टेंस के रूल्स देखने हैं आपने कि क्या कोई काउंटर ऑफर थी, एक्सेप्टेंस हुई नहीं हुई, क्या कोई काउंटर ऑफर हुई, क्या रिवोक तो नहीं हो गई, क्या बंदा मर तो नहीं गया, लैप्स ऑफ टाइम तो नहीं हो गया, डेथ तो नहीं हो गई, पोस्टल रूल का ट्रैप तो नहीं आ गया, एंड दैट एंड देन या कोई कॉन्डक्ट से एक्सेप्टेंस तो नहीं हुई, कॉन्डक्ट से ऑफर तो नहीं हुई। सो दैट वुड मार्क द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप दिस वॉज इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइज। यू विल हैव प्रॉपर, हम इसका पास पेपर क्वेश्चंस बड़े डिटेल में एक एक सवाल पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू द टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर दिस एग्ज़ाम एंड फॉर दिस मॉड्यूल एज वेल, दिस चैप्टर एज वेल, कि कैसे इसको हम how we will thread through this, and stay tuned for that. That is my expertise. I hope आपको समझ आ गई हो। Thank you for your time. Inshallah, stay tuned.